बैक आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल्स में आपका स्वागत है और हम कह रहे हैं नई सीरीज और उसके साथ आ रही है नई उम्मीद। तो नई सीरीज में ढेर सारी उम्मीदें और बहुत सारी बातें हमने ब्रेक से पहले की अपने एक्सपर्ट के साथ, जिसमें काफी उम्मीदें जग रही हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उम्मीद जगाते हैं कि यहां से भारतीय बाजार अब एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जो खराब वक्त था वो पीछे छूट गया, अब आगे की राह है और अच्छी राह है। तो चलिए अब इस आगे की राह पे आप कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रकाश जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आप कह रहे थे कि भाई कोई मौका छूट ना जाए, ये एक ट्रेंड वापस से बढ़त का जो दिखाई देने लगा है, अच्छे वैल्यूएशंस हैं इस समय एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एंट्री करनी है। लेकिन वही कि एक निवेशक के मन में दुविधा बहुत है, अभी जिस तरह का माहौल रहा है 1-2 महीने 6 महीने, कहां करूं, किस में करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी वो लाल रंग है। तो कैसे उनको उससे बाहर निकलना है और नई एंट्री लेनी है? इसमें विभिन्न दो चीजें। पहले तो ये जो लाल रंग जहां पे है, अगर वो फंडामेंटली मजबूत चीजें आपने ली है लेकिन मार्केट की पतझड़ की वजह से थोड़ी बहुत वहां पे लाली छाई हुई है, तो वो उसको आप होल्ड करेंगे तो जैसे सब चीज इंप्रूव होगी ये चीजें भी इंप्रूव हो जाएंगी। उसके विरुद्ध अगर आपने कुछ चीजें ऐसी ली हैं जिसमें कोई फंडामेंटल उसका वजूद नहीं है, कोई बेसिस इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, आपने किसी के कहने सुनने पे ले ली, उनमें से आपने पहले अगर नहीं निकले तो अभी भी निकलने का मौका है, क्योंकि गलती अगर की है तो आपको निकलना है, चाहे उसको आप एक्सेप्ट करें, आज करें, कल करें, परसों करें। तो ये इवैल्यूएशन जो है ये बहुत ही क्लिनिकली, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब एकदम निष्पक्ष उससे होके करना पड़ता है, एकदम अनइमोशनल होके करना पड़ता है। तो वो पहले करना है। उसके बाद जो आपके पास पैसा आज आया है या आने वाला है, या आपको कोई और एसेट में आपने रखा हुआ है, उसको एलोकेट आप वैसी कंपनी, वैसे सेक्टर्स में करिए जहां पे अब, जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हिंदुस्तान में एल&टी को अभी हाल में कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हाइड्रोकार्बन सेक्टर में से मिला, कतार की कोई एजेंसी का। अब जो क्वालिटी और साइज ऑफ ऑर्डर हमारी कंपनीज कर रही हैं, आप ये देखिए, वाटर, पानी के लेके जो जल जीवन निगम वाले जो बिजनेसेस हैं, वहां पे आप ऑर्डर देखिए, टेलीकॉम में देखिए, रेलवेज में देखिए, ऑर्डर तो चल ही रहे हैं। और जैसे जैसे सरकार का केपेक्स गति पकड़ेगा, मुझे लगता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में और उस वजह से सीमेंट में, स्टील में कई जगह इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ये चीजों, इन सेक्टर्स में से आपको बहुत सारी चॉइस है। आप वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वालिटी, अर्निंग्स क्वालिटी, ये सब का आकलन करके इनमें फोकस करिए। तो मैं ये हमेशा ही समझा रहा हूँ कि जो चीज ट्रम्प साहब के टैरिफ से इम्पैक्ट हो सकती है, हमारे यहाँ रोड बनना या टेलीकॉम टावर बनना या रेलवे में इंप्रूवमेंट होना, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना, उसमें तो कोई ट्रम्प साहब का कोई लेना देना है नहीं। तो ये सब चीजें हमारे पास है जो बहुत सारे देशों के पास नहीं है, यूरोप के पास नहीं है, काफी एशियन देशों के पास नहीं है, मेक्सिको के पास नहीं है। हमारे यहाँ तो सब कुछ डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड ही है। और जैसे मैंने कहा था, एक सेक्टर जो मुझे लग रहा है कि एक इंप्रूवमेंट का दौर जो शुरू हुआ है या होगा, वो है बैंकिंग। बैंकिंग में एक एक बहुत इमेज और दिख भी रहा है। पिछले एक हफ्ते में आप बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस देखिए, वो क्या बता रहा है कि बैंकों में पैसा आना शुरू हुआ है। एफआईएस की जो वापसी हुई है थोड़ी बहुत जो पिछले हफ्ते में, उसमें काफी हद तक बैंक्स में एलोकेशन हुआ है, ये अनुमान लग रहा है। ये अभी भी जारी रहे, जैसे जैसे बैंक्स मजबूत होती जाएंगी, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ते जाएगा, इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स आपकी घटनी शुरू हो जाएगी, आपके स्प्रेड्स वापस हेल्दी होती जाएगी। सेम फैक्टर्स हैं जो हमेशा काम आते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई भी बैंक आप उठा के ले लीजिए, कोई भी एनबीएफसी ले लीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि मुश्किल समय से निकलते वक्त, उभरते वक्त सबसे अच्छी चीजें वही चलती हैं जो मजबूत हो। एक बार सारी सिचुएशन चेंज हो गई, जब सब्जेक्ट इजी हो जाएगा तो क्लास में सब लोग पास हो जाएंगे, लेकिन कठिन सब्जेक्ट है जब, उस दिन की परीक्षा में सिर्फ कुछ लोग ही पास होते हैं। तो उनके ऊपर फोकस कीजिए, ये नहीं कि कुछ भी लेके बैठ जाए। तो थोड़ा सिलेक्टिवली अगर काम करेंगे तो बैंकिंग, जैसे मैंने पहले कहा, पेपर, शुगर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई हद तक कई कई जगहों पे, फार्मा में सिलेक्टिव बेसिस पे, नॉट एवरीथिंग, बट सीडीएमओ वाली जो सेगमेंट है, फार्मा में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट एक दिखता है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ। सो सेक्टर तो बहुत सारे हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि जो 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 आपको जो मेथोडोलॉजी अपनानी है, जो रीति अपनानी है, उस पर फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर नामों। ओके, ठीक है। सुनील साहब, एक ट्रेंड जो अभी दिखाई दिया जब मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, वो ये कि जो क्वालिटी शेयर्स हैं गिरते हैं खराब समय में तो वापस बाउंस बैक भी कर जाते हैं। काफी मिड और स्मॉल कैप शेयर्स पे थोड़ा संशय रहता है हमेशा कि पता नहीं अब ये गिरावट की आंधी में गिर गए लेकिन उठेंगे कि नहीं। लेकिन
इस पर्टिकुलर दोनों सेक्टर्स ने जब रिकवरी आई तो एक अच्छा मूव दिखाया, अच्छी रिकवरी। कुछ कुछ तो मैं पढ़ रहा था 60% तक वापस चढ़ गए। इस चीज को कैसे समझें? ये क्लियर है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स जो डीआईएस में हैं, उनकी थॉट प्रोसेस मोमेंटम और वैल्यू से क्वालिटी की ओर शिफ्ट हो गई है। सो क्लियरली वो हर कंपनी के पीछे क्वालिटी, जो क्वालिटी कंपनी है उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। उनको मोमेंटम और वैल्यू दोनों से आज हट के रह रहे हैं, उधर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा नहीं है कि एक सिक्लिकल कंपनी क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी होती है कि जो प्रेडिक्ट होता है वो डिलीवर होता है कि नहीं, राइट? तो सिक्लिकल कंपनी में एक डाउनटर्न आता है तो डाउनटर्न आता है, अपटर्न आता है तो अपटर्न, तो उस टाइम में करेक्ट आना चाहिए। तो ये बात है कि आज जैसे कहा उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, ये सेगमेंट में अब जहां पे लोगों ने बेचा है, रिटेल ट्रेडर्स ने जाके बेचा है ना, वहां पे सभी जगह आपको करेक्शन हुआ है। मगर आज उठेंगे जो जो क्वालिटी में दिखते हैं, उनकी सर्टेनिटी ऑफ एक फ्यूचर आउटलुक दिख रही है। तो एक ही फिल्टर है क्वालिटी का, कुछ और नहीं है। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ही आपको ब्रॉडर मार्केट को ड्राइव करेंगे, राइट? मगर ये बात याद रखने की जरूरत है कि सिक्लिकल कंपनी में ऑलवेज आपको एक वी शेप रिकवरीज होता है, राइट? तो ऑलवेज आपको खरीदना चाहिए जब मौका आपके सामने दिख रहे कि वो नंबर सब नाराज है। मगर सिक्लिकल कंपनी में क्या होता है कि जो वो कैपेक्स में निवेश करते हैं उसके कारण इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट के कारण उनकी ईपीएस घटती है। ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी हो गई, मगर वो निवेश कर रहे हैं अपने फ्यूचर में। ऐसी कंपनी को तभी खरीदने की जरूरत है। और सीमेंट में यही हुआ था कि जब बहुत वीक हुआ था, इन्होंने कैपेसिटी पे निवेश किया और उनकी ईपीएस घट गई। अब नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उधर एक वी शेप आप ईपीएस की ग्रोथ देखेंगे। तो मानना यह है कि डायरेक्टली एक रिटेल निवेशक को ये सब चुनना इतना आसान नहीं है। तो मेरी सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के जरिए, चाहे वो मल्टी कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन पे निवेश कीजिए, ताकि फंड मैनेजर भी एक लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप शिफ्ट करे आपको और पूरा फायदा उठा सकते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आप अपटर्न तो दिख रहा है मगर वॉलिटिलिटी कम होगी ये कोई नहीं बता रहा है। वॉलिटिलिटी भी रहेगी, मार्केट की ब्रेथ भी अपटर्न में रहेगी। तो एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी एक एसटीपी या एसआईपी के थ्रू आप करेंगे तो वो बेहतर होगा। और आपको अगर आपकी एसआईपी चल रही हो तो उसमें अगले 3-4 महीने के लिए टॉपअप कीजिए। ओके, और इंस्टॉलमेंट को टॉपअप कीजिए, क्योंकि ये वॉलिटिलिटी का फायदा पूरा तभी आप उठा पाएंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है कि अगले 3-4 महीने आप अपनी एसआईपीज को टॉप अप कर सकते हैं, जितना है उससे एक परसेंटेज ऊपर लेके जा सकते हैं। सुदीप साहब, आपने टेक का नाम लिया था, सीमेंट की बात हो ही रही है, एफएमसीजी आपने कहा था नजर रखने होगी इन चीज़ों पर। तो अब जिस थीम की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ आपके लिए एक मौका बन रहा है बाजार में अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छी चीजें खरीदने का, और क्या देख रहे हैं आप इस वक्त में? मैं एक सेक्टर का जिक्र करना चाहूंगा, मेटल्स। मुझे लगता है कि दुनिया भर में मेटल्स का डिमांड बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। यूरोप में बहुत बड़ा रीआर्मामेंट का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे कंट्रीज यूरोप के बाहर भी अपना डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, और ये सारी चीज में मेटल का जरूरत बहुत जबरदस्त होता है। और इसके साथ साथ ग्लोबली चाइना में भी एक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लॉट ऑफ इंसेंटिव्स दे रहे हैं। इससे भी मेटल्स का डिमांड बढ़ेगा, ये उम्मीद है। तो मेटल्स के लिए अगला 2-3 साल मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वोलेटिलिटी नहीं रहेगा, मेटल्स में हमेशा वोलेटिलिटी रहता है। पर ओवरऑल अगर आप 2-3 साल की बात करें तो मेटल्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया के जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये टाटा स्टील का प्रॉब्लम क्या था? टाटा स्टील यूरोप में बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत बड़ा समस्या वहां पे था। उनका डिमांड कम था, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, और वो ओवरऑल टाटा स्टील का परफॉर्मेंस को ड्रैग डाउन करता था। अब यूरोप में इतना तगड़ा डिमांड आने वाला है कि टाटा स्टील यूरोप का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा सिग्निफिकेंटली। तो ओवरऑल टाटा स्टील का परफॉर्मेंस भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने की संभावना रहेगी। वेदांता की बात करें तो देखिए सारे मेटल्स में उनका प्रेजेंस है। जो डीमर्जर हो रहा है वो एक वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मेटल सेगमेंट में मुझे दिख रहे हैं, वो वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि डिफेंस, पर्टिकुलरली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है और ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिफेंस का ऐसा सेगमेंट है जो कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों को केटर करता है। दुनिया भर में सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन ये लोग अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे और डिमांड भी जबरदस्त आएगा।
इसके साथ साथ बहुत सारे जो एडजेसेंसीज है, जैसे मेट्रो रेल का नेटवर्क में, वहां पे ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है, जो कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा जो संकेत है, ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरा मैं कहूंगा डिफेंस का ही, शिप बिल्डिंग। ये एक बहुत बड़ी दुनिया भर में समस्या है, पर्टिकुलरली यूएस का शिप बिल्डिंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड है, और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ये शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, और इसको बढ़ाने के लिए इनको इंडिया जैसे कंट्रीज का शिपयार्ड का इस्तेमाल करना, पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी होगा। तो बियॉन्ड जो हम लोग आज देख रहे हैं, मझगांव डॉक बोलिए, गार्डन रिच शिपयार्ड बोलिए, कोचीन शिपयार्ड बोलिए, जो एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं, इससे 10 गुना एक्साइटमेंट इसमें आ सकता है जब इनका ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश होगा। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में हम लोग वो भी देखेंगे। राइट। प्रकाश साहब, इसके अलावा एक सवाल और मेरा ये कि जब अच्छा वक्त था बाजार का, तो आईपीओस में भी काफी सारे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। अब जब फिर से सुधरता हुआ बाजार दिख रहा है, तो क्या एक बार फिर मौके बनेंगे यहाँ पर? बिल्कुल बनेंगे। देखिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जैसे पिछले साल आप देखिए करीब 80 से ज्यादा मेन बोर्ड आईपीओ आए थे, और काफी शुरुआत में आपने एसएमई आईपीओ को भी होते हुए देखा, और कुछ एक ऐसा संशय भी ये एक्सप्रेस होना शुरू हुआ कि एसएमई में गड़बड़ है ये। लेकिन जो कैपिटल क्रिएशन की प्रवृत्ति है, इसके बिना तो आप 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन ही नहीं सकते। आपको जो अगर अपनी इकोनॉमी का साइज बढ़ाना है तो वो कहाँ से बढ़ेगा? हर कंपनी जो आईपीओ करती है, जिसमें मार्केट कैप जो मार्केट में ऐड होता है, वही तो आगे चल के आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सक्षम रहेगा। सो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हमारे यहाँ क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स है, माहौल पहले से बहुत बढ़िया है। हमारे प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस ग्लोबली जो आज है, ये मैंने पिछले 15 साल में नहीं देखी है। चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्री की हो, नए प्रोडक्ट्स की हो, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की, डिफेंस की, एरोस्पेस की, हर जगह की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आईपीओ तो कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, और वो हमेशा ऑन रहेगा, और अब और भी गति उसमें मिलेगी, क्योंकि हम डोमेस्टिकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चाइना के बाद सेकंड नंबर स्टील प्रोडक्शन हमारा है ग्लोबली। ऑफ कोर्स डिफरेंस बहुत है चाइना और हमारे में, ये नहीं कह रहा कि हम उसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन बाकी देशों से हम आगे निकल चुके हैं हर पहलू पे, और मेरे हिसाब से उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया आईपीओ आएंगे। और हर एक आईपीओ राउंड में ये होता क्या है, पिछले साल के आईपीओ और अगले साल के आईपीओ में डिफरेंस क्या होगा? जो निवेशक हैं वो स्मार्ट होते जाते हैं, वो समझदार होते जाते हैं, वो एक्सपीरियंस होते जाते हैं। तो एवरी साइकिल, आईपीओ का जब साइकिल होता है तो कुछ मिस्टेक्स कॉमन रिपीट होंगी, मैं ये नहीं कह रहा रिपीट नहीं होंगी, लेकिन लोग नए तरीके से उसको समझने के लिए सक्षम होते हैं, और उससे आपका क्वालिटी ऑफ पेपर जो है मार्केट में वो बहुत सुधर जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। और एफआईएस को भी इसकी वजह से ही आना पड़ेगा। उसको आप नजरअंदाज कब तक कर सकते हैं? अच्छे आईपीओ अगर आ गए मार्केट में और उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, तो उनको भी तो फोमो आएगी। सही बात है। एट लास्ट सुनील साहब, एक सवाल की, जब तबीयत बिगड़ती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और सुधार पे आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ तमाम गोली दवाइयों के बावजूद कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, बट ये कुछ चीज़ों से आपको परहेज भी रखना है। तो कुछ वो चीज़ें जहां परहेज रखना होगा? नहीं, उससे पहले मैं एक दो बात बताना चाह रहा हूँ। एक है कि एफआई की क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा नहीं, तो उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो रिसेंटली सेबी ने 25,000 से 50,000 नॉन डिस्क्लोजर का ये अनाउंस किया है, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि क्या है कि वो इंडिया में स्टॉक मार्केट में अगर 25,000 करोड़ निवेश किया, उससे ऊपर किया, तो आपको पूरी डिटेल कौन है आप, क्या है आपके ओनर, बेनिफिशियल ओनर, ये सब बताना था। तो लोगों को ये बताने से कोई नापसंद चीज है ये, क्योंकि वो अपने सीक्रेट अपने पास रखने चाहते हैं। तो बहुत सारे एफआईआईज आपको 20,000 करोड़ के लेवल पे ही निवेश करते थे, और जैसे ही मार्केट में 2-3% का बढ़त हुआ तो वो उसको निकाल देते थे। अब उसको दुगना हो गया, तो आप समझिए कि कितने एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। तो ये एफआईआईज की ओर से बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेप सेबी ने अनाउंस किया है, जिसका फ्यूचर में मैं एफआईआईज का और भी ज्यादा रुझान देख रहा हूँ। दूसरी बात की अभी अभी खबर आई मुझको आपकी के चैनल से कि अभी कैबिनेट में फ्रंट लोडिंग ऑफ कैपेक्स की बात कर रहा था, तो 23,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर की पैसिव कंपोनेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है,
जिससे 90,000 नौकरियां निकलेंगी और करीबन 4.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होगा। अभी अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो अच्छी खबर है। आप मुझसे बुरी खबर की बात को पूछ रहे थे कि किससे मैंने तो कहा कि क्या कोई चीज से परहेज रखना चाहिए, लेकिन चलिए इंपॉर्टेंट यही है, वो बात तो शुरू में हमने कह ली कि आप अगर अच्छी ही चीजें कंज्यूम करेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स में जाएंगे, क्वालिटी सेक्टर्स की तरफ देखेंगे और थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस नजर रखनी, कान खुले रखने, ये सारी बातें जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इनको सुनना है और कोई बहुत बड़ी साइंस यहाँ आपको नहीं लगानी है और फिर खुद ब खुद आप देखेंगे चीजें सही होती जाएगी। बाजार ने शायद अपनी दिशा पकड़ ली है, सारे फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर चलिए कुछ अनसर्टेनिटी लेके आएंगे, लेकिन जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो सारे पॉजिटिव साइड पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे, यही दुआ यही करेंगे कि वो सब बस उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले और आपको इस मौके का फायदा उठाना है। कैसे आप उठा सकते हैं वो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता दिया, क्योंकि समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारे सभी निवेशकों को कि आप हमारे महानुभावों की राय पे चलिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, गलतियों से बचिए और आपको स्टॉक मार्केट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्कार।